कहानी के शुरुआत में हमें सोनिक नाम का एक क्रीचर दिखाई देता है जिसका एक रहस्यमयी व्यक्ति पीछा कर रहा होता है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है ये समझने के लिए हमें कहानी में थोड़ा पीछे जाना होगा। इसके बाद सीन कुछ साल पहले का दिखाया जाता है। एक बहुत ही खूबसूरत प्लेनेट पर छोटा सोनिक तेज रफ्तार से दौड़ रहा होता है। असल में सोनिक के पास बचपन से ही बहुत तेज स्पीड से दौड़ने की पावर होती है। जब वो अपने घर वापस आता है तब हमें लॉन्ग क्लॉ नाम की एक आउल दिखाई जाती है जिसने सोनिक को पाल पोस कर बड़ा किया होता है। लेकिन सोनिक की इसी पावर की वजह से बहुत सारे क्रीचर्स उसके पीछे पड़े हुए होते हैं, इसलिए लॉन्ग क्लॉ उसे बचाकर वहां से ले जाने की कोशिश करती है। तभी अचानक उसे एक एरो आकर लग जाता है। इसके बाद वो एक रिंग की मदद से अर्थ के लिए पोर्टल खोल देती है और सोनिक से कहती है कि अर्थ यूनिवर्स बहुत दूर है, वहां तुम सुरक्षित रहोगे। फिर वो सोनिक को कुछ रिंग्स देकर पोर्टल के अंदर भेज देती है। लेकिन जैसे ही सोनिक देखता है कि वो क्रीचर्स लॉन्ग क्लॉ पर हमला करने आ रहे हैं तो वो वापस लौटने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक पोर्टल बंद हो चुका होता है। इसके बाद सीन 10 साल आगे बढ़ जाता है जहाँ ग्रीन हिल्स नाम की एक जगह पर हमें टॉम नाम का एक पुलिस ऑफिसर दिखाई देता है। आज उसकी ड्यूटी रोड पर स्पीड लिमिट चेक करने की होती है। उसी दौरान उसे सड़क पर एक टर्टल दिखाई देता है। तभी उसकी डिवाइस पर 296 km/h की स्पीड डिटेक्ट होती है, लेकिन रोड पर उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। असल में टॉम के साथ ये मजाक सोनिक ही कर रहा होता है। ये जानने के लिए टॉम बाहर आता है तो उसे वहाँ ब्लू कलर का एक फेदर मिलता है, लेकिन उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि ये आखिर क्या है। इसी बीच उसे दूसरा काम आ जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। उधर अब बड़ा हो चुका सोनिक उस टर्टल को सुरक्षित जगह पहुँचाने के लिए अपनी सुपर स्पीड से उसे उठाकर जंगल में छोड़ आता है। इसी जंगल में सोनिक की केव भी होती है जहाँ उसने अपनी जरूरत की हर चीज इकट्ठा करके एक छोटा सा घर बना लिया होता है। पिछले 10 सालों से वो यहीं अकेला रह रहा होता है। अब तक उसे इंसानों की दुनिया के बारे में भी काफी कुछ पता चल चुका होता है। इसके बाद उसे लॉन्ग क्लॉ की दी हुई रिंग्स याद आती हैं और वो बताता है कि अगर अर्थ पर कभी उसके ऊपर कोई खतरा आया तो वो इन रिंग्स की मदद से पोर्टल खोलकर मशरूम प्लेनेट पर चला जाएगा। लेकिन सोनिक का यहाँ से जाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। इसके बाद वो बताता है कि टॉम एक बहुत अच्छा पुलिस ऑफिसर है जो हमेशा सभी लोगों की मदद करता है और वो मैडी नाम की लड़की से प्यार करता है। इतना ही नहीं, इस टाउन में काल नाम का एक आदमी भी रहता है जिसने सोनिक को देख लिया था, लेकिन वो जितनी बार भी लोगों को सोनिक के बारे में बताता कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता। इसलिए वो कई तरह के ट्रैप्स लगाकर सोनिक को पकड़कर सबको दिखाने की कोशिश करता है। लेकिन सोनिक के पास सुपर स्पीड की पावर होने की वजह से काल कभी भी उसे पकड़ नहीं पाता। इसके बाद टॉम और मैडी घर पर फिल्म देखते हुए एंजॉय कर रहे होते हैं और उनके पीछे खिड़की के पास खड़ा सोनिक भी चुपचाप फिल्म का मजा ले रहा होता है। असल में बिना टॉम और मैडी को बताए सोनिक भी उनकी फैमिली का एक हिस्सा बन चुका होता है। लेकिन सोनिक खुद को जितना भी समझाने की कोशिश करता उसके मन में हमेशा एक ही बात चलती रहती है कि क्या मैं हमेशा ऐसे ही अकेला रह जाऊंगा, क्योंकि अर्थ पर आए हुए उसे पूरे 10 साल हो चुके थे। फिर भी उसे डर था कि कहीं इंसानों से उसे कोई खतरा न हो जाए। इसी वजह से वो सबसे छिपकर अपनी जिंदगी जी रहा होता है। इसके बाद टॉम पुलिस डिपार्टमेंट से अपना काम खत्म करके घर आता है। तब मैडी उसे एक लेटर देती है। असल में टॉम ने प्रमोशन के लिए अप्लाई किया था जो अब अप्रूव हो चुका था और कुछ ही दिनों में उसकी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होने वाली थी। इसी खुशी में मैडी उसके लिए एक केक भी बनाती है। साथ ही प्रमोशन मिलते ही दोनों सैन फ्रांसिस्को सिटी में शिफ्ट होने का फैसला करते हैं। हालांकि मैडी का इस टाउन को छोड़ने का बिल्कुल भी मन नहीं था, फिर भी वो टॉम के साथ सैन फ्रांसिस्को जाकर नई जिंदगी शुरू करना चाहती थी, क्योंकि जब वो पढ़ाई कर रही थी तब टॉम ने उसकी बहुत मदद की थी। इसीलिए अब वो अपनी कई खुशियों का त्याग करके टॉम का साथ देना चाहती थी। वैसे मैडी एक एनिमल डॉक्टर होती है। उधर सोनिक एक बेसबॉल ग्राउंड में आकर छिपकर मैच देख रहा होता है। असल में उसे बेसबॉल खेलना सबसे ज्यादा पसंद था, इसलिए जैसे ही मैच खत्म होता है और शाम होने पर सभी बच्चे अपने अपने घर चले जाते हैं तब सोनिक खाली ग्राउंड में आ जाता है। अब वहाँ उसके अलावा कोई नहीं होता, इसलिए वो अपनी सुपर स्पीड की मदद से खुद ही बैट्समैन, बॉलर और फील्डर बन जाता है। वो खुद ही बॉलिंग करता है और खुद ही बैटिंग भी करता है। लेकिन जितनी भी कोशिश वो खुश रहने की करता, बार बार उसके मन में वही दर्द लौट आता कि वो इस दुनिया में बिल्कुल अकेला है। इसी परेशानी में सोनिक ग्राउंड के चारों तरफ बहुत तेज स्पीड से दौड़ना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से उसकी पावर ओवरलोड हो जाती है और पूरे टाउन की इलेक्ट्रिसिटी एक साथ कट हो जाती है। उधर टॉम का फ्रेंड वेड जो पुलिस डिपार्टमेंट में काम करता है उसे कॉल करके कहता है कि पूरे सिटी में क्या हुआ है कुछ समझ नहीं आ रहा, अचानक पावर कट हो गई है और हर कोई मुझे कॉल कर रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। टॉम भी सोचने लगता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ होगा। उसी समय उसे याद आता है कि उससे पहले सोनिक का एक ब्लू फेदर मिला था और वो फेदर अब ब्लू कलर में ग्लो करने लगा है। तब टॉम को लगने लगता है कि उस फेदर का और इस पावर कट का कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। उधर मिलिट्री भी पूरी कोशिश करती है, लेकिन उन्हें भी ये समझ नहीं आता कि अचानक इतनी बड़ी इलेक्ट्रिसिटी फेलियर कैसे हुई। तभी मिलिट्री कमांडर बटलर सबको बताता है कि ये बहुत ही अजीब केस है, इसलिए इस इन्वेस्टिगेशन
इन्वेस्टिगेशन के लिए एक और भी अजीब साइंटिस्ट डॉक्टर रोबोटनिक को बुलाया जा रहा है। शुरुआत में कोई भी इसके लिए तैयार नहीं होता, लेकिन उनके पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं होता, इसलिए आखिरकार सब मान जाते हैं। इसके बाद सभी सोल्जर्स ग्रीन हिल्स टाउन पहुंच जाते हैं और वहां इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देते हैं। उसी समय वहां एक बेहद एडवांस्ड ट्रक आकर रुकता है। उस ट्रक के अंदर से कमांडर बटलर द्वारा बुलाया गया साइंटिस्ट डॉक्टर रोबोटनिक बाहर निकलता है। वो वहां मौजूद सोल्जर्स को जरा भी रिस्पेक्ट नहीं देता, बल्कि उनका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि जितनी नॉलेज और जितनी पावर मेरे पास है उतनी तुम लोगों में से किसी के पास भी नहीं है। इसके बाद वो अपने बनाए हुए ड्रोन्स को बाहर निकालता है, जिनका नाम एक्स होता है। फिर वो उन ड्रोन्स को फॉरेस्ट में इन्वेस्टिगेशन के लिए भेज देता है। थोड़ी ही देर में उन्हें किसी अजीब क्रीचर के फुटप्रिंट्स मिल जाते हैं। यहीं पर हमें डॉक्टर रोबोटनिक का असिस्टेंट स्टोन भी दिखाई देता है। इसके बाद डॉक्टर रोबोटनिक उन फुटप्रिंट्स को अर्थ पर मौजूद सभी क्रीचर्स के डेटा से कंपेयर करता है, लेकिन वो किसी भी क्रीचर से मैच नहीं होते। इसलिए वो और गहराई से इन्वेस्टिगेशन करने के लिए अपने रोबोट्स के साथ सोल्जर्स को भी फॉरेस्ट में भेज देता है। उधर सोनिक ये सब देख लेता है और बहुत ज्यादा डर जाता है। वो तुरंत अपनी केव में जाकर अपनी जरूरी चीजें पैक करने लगता है, क्योंकि अब वो मशरूम प्लैनेट जाने का फैसला कर चुका होता है। लेकिन उसी समय वहां भी ड्रोन्स पहुंच जाते हैं, इसलिए सोनिक समझ जाता है कि उसे सबसे पहले किसी सेफ जगह पर जाना होगा। हालांकि उसका उस जगह को छोड़ने का बिल्कुल भी मन नहीं था, फिर भी वो वहां से निकल जाता है। उधर मैडी टॉम को कॉल करती है, क्योंकि वो अपनी सिस्टर के घर सैन फ्रांसिस्को आई हुई होती है। इसी बीच टॉम बाहर आकर देखता है कि गैराज के पास रखे डस्टबिन जमीन पर गिरे हुए हैं। उसे लगता है कि शायद रकून्स आए होंगे, इसलिए वो उन्हें बेहोश करने के लिए ट्रैंक्विलाइजर गन उठा लेता है। तो वहाँ कोई रकून नहीं, बल्कि सोनिक छिपा हुआ होता है। सोनिक सोचता है कि अब यही सही मौका है और वो अपने रिंग की मदद से मशरूम प्लैनेट का पोर्टल खोलने ही वाला होता है। लेकिन तभी टॉम वहां पहुंच जाता है। सोनिक को देखकर वो घबरा जाता है और ट्रैंक्विलाइजर गन से उसे शूट कर देता है। बेहोश होने से पहले सोनिक की नजर टॉम की शर्ट पर लिखे सैन फ्रांसिस्को पर पड़ती है। फिर उसके हाथ से रिंग छूटकर नीचे गिर जाती है और उसी समय सैन फ्रांसिस्को का पोर्टल खुल जाता है, जिसके अंदर सोनिक का बैग चला जाता है और जाकर एक बिल्डिंग की छत पर गिरता है। इसके बाद टॉम सोनिक को एक बॉक्स में रख देता है और सोचने लगता है कि आखिर ये कैसा जीव है। तभी सोनिक को होश आ जाता है। वो बाहर निकलकर कहता है, मेरा नाम सोनिक है और मैं एक हेजहॉग हूँ, यानी एक कांटेदार जानवर। उसी समय वहाँ डॉक्टर रोबोटनिक का ट्रक भी आ जाता है। उसे देखकर सोनिक डर जाता है और टॉम से कहता है, प्लीज मेरी हेल्प करो, वरना वो लोग मुझे पकड़ कर ले जाएंगे और मैं अभी इतनी जल्दी मरना नहीं चाहता। सोनिक की बात सुनकर टॉम उसकी परेशानी समझ जाता है और उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। उधर डॉक्टर रोबोटनिक को टॉम के घर के बाहर सोनिक के फुटप्रिंट्स मिल जाते हैं। इसके बाद टॉम सोनिक को स्टोर रूम में छिपा देता है और खुद बाहर आकर रोबोटनिक से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तब रोबोटनिक कहता है कि कल जो इलेक्ट्रिसिटी फेलियर हुआ था, हम उसी की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और हमें तुम्हारा घर भी चेक करना होगा। लेकिन टॉम इसके लिए मना कर देता है। वो कहता है कि अगर चेक करना है तो बाहर से कर लो, घर के अंदर आने की जरूरत नहीं है। तभी रोबोटनिक चुपके से छोटे छोटे रोबोट्स घर के अंदर भेज देता है और टॉम से कहता है, हमें पता चला है कि इस इलाके में कोई अजीब क्रीचर घूम रहा है। अगर हमें पता चला कि तुम उसकी मदद कर रहे हो तो मैं तुम्हें जिंदगी भर के लिए जेल भिजवा दूंगा। उधर वो छोटे छोटे ड्रोन्स सोनिक को स्कैन करने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी सोनिक अपने शरीर को बॉल की तरह गोल करके नीचे लुढ़क जाता है। उसकी आवाज सुनकर रोबोटनिक घर के अंदर आता है, लेकिन वहाँ उसे सिर्फ एक रकून दिखाई देता है जो आराम से केक खा रहा होता है। उसी समय डॉक्टर रोबोटनिक टॉम के पास मिले सोनिक के ब्लू फेदर को देखकर पूछता है, सच सच बताओ वो क्रीचर कहाँ है। इतना कहकर वो टॉम पर गन पॉइंट कर देता है। तभी सोनिक खुद सामने आ जाता है, लेकिन उसी वक्त टॉम रोबोटनिक को जोरदार पंच मार देता है, जिसकी वजह से उसके ड्रोन्स हर तरफ फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद टॉम और सोनिक किसी तरह उन ड्रोन्स से बच निकलते हैं और टॉम सोनिक को कार में बैठाकर वहां से भाग जाता है। उधर स्टोन डॉक्टर रोबोटनिक के पास आता है। तब तक रोबोटनिक एक फैसला कर चुका होता है कि वो किसी भी कीमत पर सोनिक को पकड़कर ही रहेगा, क्योंकि वो सोनिक की पावर को अपने कंट्रोल में करना चाहता है। इधर सोनिक टॉम से कहता है, प्लीज मुझे सैन फ्रांसिस्को ले चलो, क्योंकि मेरा रिंग्स वाला बैग एक बिल्डिंग की छत पर गिर गया है। अगर वो बैग मुझे मिल गया तो मैं पोर्टल खोलकर अर्थ छोड़कर मशरूम प्लैनेट चला जाऊंगा। लेकिन टॉम इसके लिए तैयार नहीं होता। वो कहता है कि पहले से ही मेरी जिंदगी में बहुत प्रॉब्लम्स चल रही हैं, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। सोनिक गुस्से में वहाँ से निकल तो जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वापस लौट आता है, क्योंकि उसे सैन फ्रांसिस्को जाने का रास्ता ही नहीं पता होता। आखिरकार टॉम मान जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि सोनिक का बैग सैन फ्रांसिस्को पहुंचने की वजह वही है, इसलिए अब उसे ही सोनिक की मदद करनी चाहिए। इसके बाद सोनिक टॉम को बताता है कि इतने सालों तक वो टॉम और मैडी के पास ही रहता था, लेकिन फिर भी उन दोनों को कभी उसके बारे में पता
नहीं चला। ऐसे ही बातें करते करते टॉम एक जगह कार रोक देता है और कहता है कि मैं एक कॉल करके आता हूँ। उसी समय सोनिक की नजर पास में चल रही एक पार्टी पर पड़ जाती है। उधर टॉम पुलिस डिपार्टमेंट में काम करने वाले अपने फ्रेंड वेड को कॉल करता है और वहाँ क्या हो रहा है ये पूछता है। तभी हमें पता चलता है कि डॉक्टर रोबोटनिक और उसकी टीम वहाँ भी पहुंच चुकी है। इसी बीच रोबोटनिक वेड से फोन छीन लेता है और टॉम से कहता है, बस एक बार तुम मेरे हाथ लग जाओ, फिर मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर वो फोन काट देता है। इसके बाद टॉम वापस कार के पास आता है, लेकिन वहाँ सोनिक कहीं दिखाई नहीं देता। तब वो पार्टी वाली जगह पर पहुंचता है जहाँ सोनिक भेष बदलकर घूम रहा होता है। उसी समय वहाँ काम करने वाली एक लेडी पूछती है कि ये लड़का कौन है। टॉम बड़ी चालाकी से बात घुमाकर उसका ध्यान दूसरी तरफ कर देता है। इसके बाद सोनिक एक लिस्ट बनाता है कि अर्थ पर रहते हुए उसे कौन कौन सी चीजें करनी है। तभी उसे याद आता है कि शायद आज अर्थ पर उसका आखिरी दिन है। ये सोचकर वो बहुत उदास हो जाता है। सोनिक को दुखी देखकर टॉम का भी दिल पिघल जाता है। फिर वो सोनिक के साथ डांस करता है, सॉन्ग्स गाता है और उसकी विश लिस्ट में जो गेम्स और फन एक्टिविटीज होती हैं वो सब मिलकर एंजॉय करते हैं। एक तरह से टॉम और सोनिक दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स की तरह खूब एंजॉय करते हैं। लेकिन उसी समय वहाँ मौजूद कुछ लोगों को उनका फन पसंद नहीं आता, इसलिए वो उनसे लड़ाई करने आ जाते हैं। तभी सोनिक अपनी सुपर स्पीड पावर का इस्तेमाल करता है और जब बाकी सभी लोग स्लो मोशन में दिखाई दे रहे होते हैं तब सोनिक बिजली जैसी स्पीड से सबके लिए अलग अलग ट्रैप्स तैयार कर देता है। कुछ ही पल बाद टाइम नॉर्मल होते ही टॉम को छोड़कर बाकी सभी लोग आपस में ही लड़ते हुए गिर पड़ते हैं। मौका देखकर टॉम और सोनिक तुरंत कार में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। तब हमें पता चलता है कि दोनों ने इस पूरे एडवेंचर को बहुत एंजॉय किया। इसके बाद दोनों एक रूम में आकर रेस्ट करने लगते हैं और सोनिक एक छोटे बच्चे की तरह सो जाता है। तभी टॉम उसके पास रखी हुई विश लिस्ट देखता है जिसमें लिखा होता है कि उसे एक सच्चा फ्रेंड बनाना है। उसी समय टीवी पर न्यूज चल रही होती है कि गवर्नमेंट टॉम को तलाश कर रही है। अगले दिन डॉक्टर रोबोटनिक और उसकी टीम उस बार में पहुंचती है जहां टॉम और सोनिक की फाइट हुई थी। वहां मिले सबूतों की मदद से रोबोटनिक पता लगा लेता है कि अब दोनों कहां जा सकते हैं। उधर टॉम और सोनिक कार से सफर कर रहे होते हैं। तभी सोनिक टॉम से पूछता है कि तुम्हारा लाइफ गोल क्या है। टॉम बताता है कि उसने प्रमोशन के लिए अप्लाई किया है। अगर उसे प्रमोशन मिल गया तो वो सैन फ्रांसिस्को शिफ्ट हो जाएगा और वहां जाकर मुश्किल में फंसे लोगों की मदद करेगा और उनकी जान बचाएगा। ये सुनकर सोनिक हैरान रह जाता है। वो कहता है कि ग्रीन हिल्स टाउन के सभी लोग तुमसे प्यार करते हैं, फिर तुम उन्हें छोड़कर क्यों जाना चाहते हो। इसी दौरान डॉक्टर रोबोटनिक का भेजा हुआ एक रोबोट उन पर हमला कर देता है। ये देखकर सोनिक घबरा जाता है और उसकी पावर ओवरलोड होने लगती है। फिर वो अपनी एनर्जी को एक बॉल की तरह बनाकर रोबोट की कार पर हमला करता है जिससे वो कार ब्लास्ट होकर पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाती है। टॉम और सोनिक दोनों खुश हो जाते हैं, लेकिन तभी डॉक्टर रोबोटनिक उसी डिस्ट्रॉय हुई कार के अंदर छिपी दूसरी मशीन एक्टिवेट कर देता है। वो रोबोट टॉम की कार को रोकने जाता है लेकिन गलती से सामने चल रही दूसरी कार को रोक देता है। इसके बाद वो टॉम की कार पर हमला करने आता है लेकिन सोनिक अपनी स्पीड पावर का इस्तेमाल करके उसे रोक देता है। तभी उस रोबोट के अंदर से एक और रोबोट एक्टिवेट हो जाता है और इस बार टॉम उसे मारकर डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन हमला यही नहीं रुकता, उसमें से एक छोटा रोबोट निकलकर उनकी कार की छत काट देता है। सोनिक उसे पकड़कर तोड़ने की कोशिश करता है लेकिन उस रोबोट में लगा एक छोटा बॉम्ब उसके हाथ से चिपक जाता है। टॉम और सोनिक दोनों मिलकर उसे निकालने की पूरी कोशिश करते हैं लेकिन बॉम्ब बार बार सोनिक के हाथ से ही चिपक जाता है। आखिर बहुत मुश्किल से वो उसे एक पत्थर पर चिपका देते हैं और अगले ही पल जोरदार ब्लास्ट हो जाता है। उस ब्लास्ट की वजह से सोनिक बेहोश हो जाता है। ये देखकर डॉक्टर रोबोटनिक भी घबरा जाता है। उसे लगता है कि कहीं सोनिक उसके हाथ से निकल न जाए। गुस्से में वो अपना सारा गुस्सा अपने असिस्टेंट स्टोन पर निकालने लगता है। तभी उसे टॉम के घर से मिला सोनिक का ब्लू फेदर याद आता है जो अब तेज ब्लू लाइट से ग्लो करने लगता है। उस फेदर की पावर देखकर डॉक्टर रोबोटनिक के दिमाग में एक नया आइडिया आ जाता है। इधर टॉम बेहोश पड़े सोनिक को बड़ी मुश्किल से मैडी की बहन रेचल के घर लेकर आता है। असल में रेचल को टॉम बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। रेचल टीवी पर लगातार टॉम की न्यूज देखकर मैडी से पूछती है आखिर हुआ क्या है। टॉम पूरी बात समझाने ही वाला होता है लेकिन तभी रेचल मैडी से कहती है अब तो मेरी बात मान लो, टॉम ठीक इंसान नहीं है, तुम उसे छोड़ दो। उसी समय टॉम का डॉग रोजी वहां आ जाता है और सोनिक को ढककर रखे हुए कपड़े को खींचने लगता है। जैसे ही कपड़ा हटता है सबको सोनिक के बारे में पता चल जाता है। उधर डॉक्टर रोबोटनिक को एक शानदार आइडिया आता है। वो अपनी टेक्नोलॉजी की मदद से सोनिक के सिर्फ एक फेदर से उसकी एनर्जी निकालना शुरू कर देता है। जैसे ही प्रोसेस पूरा होता है उसे पता चलता है कि सोनिक के सिर्फ एक फेदर से ही उसके डिवाइसेस को कभी खत्म न होने वाली इलेक्ट्रिसिटी मिल सकती है। यानी अगर सिर्फ एक फेदर में इतनी पावर है तो सोनिक के पूरे बॉडी में कितनी एनर्जी होगी। ये सोचकर रोबोटनिक और भी ज्यादा लालची हो जाता है। इधर सोनिक अभी भी बेहोश होता है।
इसीलिए एनिमल डॉक्टर होने की वजह से मैडी उसे होश में लाने की कोशिश करती है। यहीं हमें पता चलता है कि टॉम और मैडी ने रेचल को बांध कर रखा हुआ है, क्योंकि उन्हें डर होता है कि वो पुलिस को सब कुछ बता देगी। कुछ देर बाद मैडी सोनिक को होश में ले आती है, लेकिन सोनिक को बोलते हुए देखकर वो खुद भी घबरा जाती है। फिर वो टॉम को एक कमरे में ले जाकर पूछती है अब आगे इसका क्या करना है। तब टॉम उसे सारी बात बता देता है कि उसकी वजह से सोनिक का रिंग्स वाला बैग सैन फ्रांसिस्को की एक बिल्डिंग की छत पर गिर गया था और अब वो खुद सोनिक को वहां तक लेकर जाएगा। उसी समय रेचल की बेटी अपने शूज लाकर सोनिक को दे देती है और कहती है कि तुम इन्हें पहन लो। सोनिक नए शूज पहनकर बहुत खुश हो जाता है। इसके बाद मैडी भी टॉम से कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। टॉम भी इसके लिए मान जाता है। इसी बीच सोनिक टॉम के डॉग रोजी से भी दोस्ती कर लेता है। फिर तीनों रेचल की कार लेकर उस बिल्डिंग के पास पहुंच जाते हैं जहां सोनिक का रिंग्स वाला बैग गिरा था। टॉम सोनिक को एक बैग के अंदर छिपाकर रिसेप्शन पर जाता है और खुद को पुलिस ऑफिसर बताकर ऊपर जाने की परमिशन ले लेता है। जब तीनों लिफ्ट में चढ़ते हैं तो बैग के अंदर से सोनिक की आवाज सुनकर वहां मौजूद दो लोग सोचते हैं कि शायद बैग में कोई बच्चा है, लेकिन वो ज्यादा ध्यान नहीं देते। आखिरकार तीनों बिल्डिंग की छत पर पहुंच जाते हैं जहां सोनिक को उसका रिंग्स वाला बैग मिल जाता है। अब सोनिक भारी मन से अर्थ छोड़कर मशरूम प्लैनेट जाने का फैसला करता है। तभी टॉम उससे कहता है मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगा। सोनिक भी जवाब देता है मैं भी तुम्हें बहुत मिस करूंगा। इसके बाद जैसे ही सोनिक पोर्टल खोलने वाला होता है उसी समय डॉक्टर रोबोटनिक के ड्रोन्स वहां पहुंच जाते हैं और कुछ ही देर बाद रोबोटनिक भी अपने स्पेसक्राफ्ट में वहां आ जाता है। टॉम और मैडी रोबोटनिक का ध्यान भटकाने के लिए उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और पूछते हैं कि तुम कार्टून जैसी ड्रेस पहनकर क्यों आए हो। ये सुनकर रोबोटनिक गुस्से से भर जाता है और उन दोनों पर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। उन्हें बचाने का कोई और रास्ता न देखकर सोनिक टॉम और मैडी को बिल्डिंग से नीचे धक्का दे देता है। इसके बाद सोनिक अपनी सुपर स्पीड से दौड़ना शुरू कर देता है। उसकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि उसके अलावा बाकी सब कुछ स्लो मोशन में दिखाई देने लगता है। इसका फायदा उठाकर सोनिक एक एक करके सभी ड्रोन्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, लेकिन डॉक्टर रोबोटनिक के पास सोनिक का एक फेदर पहले से मौजूद होता है। उसी फेदर की एनर्जी की मदद से अब रोबोटनिक भी सोनिक की बराबरी की स्पीड से उस पर हमला करना शुरू कर देता है। उससे पहले सोनिक एक पोर्टल खोलता है ताकि टॉम और मैडी को किसी सेफ जगह भेज सके। वो दोनों को ग्रीन हिल्स भेज देता है। इसके बाद सोनिक भी नीचे गिर जाता है। उधर टॉम और मैडी किसी तरह सुरक्षित बच जाते हैं। इसी बीच डॉक्टर रोबोटनिक सोनिक के सामने आ जाता है और कहता है कि अब मैं तुम्हें असली स्पीड दिखाता हूँ। इतना कहकर वो सोनिक के पीछे तेज रफ्तार से दौड़ने लगता है, लेकिन डॉक्टर रोबोटनिक भी उसी स्पीड से उसका पीछा करने लगता है। हाँ, यही सीन हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। सोनिक थोड़ा घबरा जाता है और तुरंत एक पोर्टल खोलकर फ्रांस पहुंच जाता है। वहां से वो चाइना भी पहुंच जाता है। ऐसे ही लड़ते लड़ते दोनों इजिप्ट पहुंचते हैं, जहां उनकी फाइट की वजह से कई चीजें तबाह हो जाती हैं। आखिर में दोनों पोर्टल के जरिए वापस ग्रीन हिल्स पहुंच जाते हैं। उसी समय टॉम और मैडी भी वहां आ जाते हैं और टॉम को रिंग्स वाला बैग मिल जाता है। जैसे ही डॉक्टर रोबोटनिक सोनिक पर आखिरी हमला करने की तैयारी करता है, तभी टॉम उसके पीछे पोर्टल खोल कर आता है और उस पर हमला कर देता है, लेकिन वो ज्यादा देर तक लड़ नहीं पाता। तब रोबोटनिक सोचता है कि अब टॉम और सोनिक दोनों को एक साथ खत्म कर देना चाहिए। उसी समय कार्ल और वेड भी टॉम की मदद के लिए फाइट में शामिल हो जाते हैं, लेकिन काफी देर तक सोनिक के नहीं उठने की वजह से टॉम और मैडी को लगने लगता है कि शायद सोनिक अब जिंदा नहीं है। तभी डॉक्टर रोबोटनिक कहता है कि वो तो सिर्फ एक हेजहॉग है, तुम लोग उसके लिए इतना क्यों परेशान हो रहे हो। तब टॉम जवाब देता है कि वो सिर्फ एक हेजहॉग नहीं था, वो मेरा सबसे अच्छा फ्रेंड था। जैसे ही सोनिक ये बात सुनता है, उसे होश आ जाता है और उसकी ओवरलोडेड पावर फिर से जाग जाती है। होश में आते ही वो सबसे पहले डॉक्टर रोबोटनिक के स्पेसक्राफ्ट में मौजूद अपने ब्लू फेदर की सारी एनर्जी वापस खींच लेता है। अब रोबोटनिक दोबारा हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन सोनिक इतनी तेज स्पीड से उस पर अटैक करता है कि कुछ ही सेकंड्स में उसका पूरा स्पेसक्राफ्ट बुरी तरह डैमेज हो जाता है। इसके बाद सोनिक टॉम से एक पोर्टल खोलने के लिए कहता है और अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करके स्पेसक्राफ्ट पर आखिरी अटैक कर देता है, जिसकी वजह से डॉक्टर रोबोटनिक अपने स्पेसक्राफ्ट के साथ मशरूम प्लैनेट पहुंच जाता है। इसके बाद टॉम, मैडी और पूरे टाउन के लोग राहत की सांस लेते हैं। टॉम भी एक बड़ा फैसला करता है कि वो प्रमोशन लेकर किसी दूसरे सिटी में नहीं जाएगा, बल्कि ग्रीन हिल्स में रहकर यहीं के लोगों की सेवा करेगा। ये सुनकर मैडी भी बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद दोनों मिलकर अपने टूटे हुए घर की मरम्मत करने लगते हैं। तभी उनके घर का डोर कोई नॉक करता है। दरवाजा खोलने पर सामने कर्नल बटलर खड़े होते हैं। असल में वो टॉम और मैडी की तारीफ
करने आए होते हैं। वो कहते हैं कि सोनिक इंसानों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, लेकिन डॉक्टर रोबोटनिक उसकी पावर हासिल करना चाहता था। अगर उसे वो पावर मिल जाती तो वो पूरी दुनिया पर राज करने लगता। तुम दोनों ने उसे रोककर बहुत अच्छा काम किया है। इसके बाद बटलर उनसे कहता है कि अब से डॉक्टर रोबोटनिक के बारे में किसी से कुछ मत कहना। असल में टॉम और मैडी सोनिक के बारे में भी किसी को कुछ नहीं बताते। जिसके बाद बटलर वहां से चला जाता है। उधर सोनिक भी सोचता है कि अब उसका काम पूरा हो गया है और उसे अपने प्लेनेट वापस चले जाना चाहिए। लेकिन तभी टॉम और मैडी कहते हैं कि तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। वो उसे स्टोर रूम में लेकर जाते हैं, जहां सोनिक की केव में रखी उसकी सारी चीजें पहले से मौजूद होती हैं। असल में टॉम और मैडी ने सोनिक के लिए अपने घर में ही एक कमरा तैयार कर दिया होता है और उसे अपने परिवार का हिस्सा बना लेते हैं। ये देखकर तीनों बहुत खुश हो जाते हैं। इसके बाद मूवी के लास्ट सीन में हमें मशरूम प्लैनेट दिखाया जाता है, जहां डॉक्टर रोबोटनिक किसी तरह जिंदा बचा हुआ होता है। असल में उस प्लैनेट पर मशरूम्स के अलावा कोई भी जीव नहीं रहता, लेकिन फिर भी रोबोटनिक ने सोनिक का एक ब्लू फेदर अब तक संभाल कर रखा होता है। यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मूवी जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताइए, और ये भी बताइए कि इस मूवी में आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन था। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिए। मिलते हैं एक और अमेजिंग वीडियो में। अंटिल देन स्टे ट्यून्ड।